कहानी की शुरुआत एक आलीशान हवेली से होती है, जहां एक अंधा लड़का कुनान अपने परिवार और करीबी लोगों से घिरा हुआ है। सभी के चेहरों पर उसके लिए सहानुभूति भरी नजरें हैं। उसे हमेशा बताया गया है कि उसकी आंखें देखने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो अक्सर सोचता रहता है कि देखना आखिर होता क्या है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि देखने का मतलब रंगों और आकृतियों को पहचान पाना होता है। वे बताते हैं कि कुनान अंधा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आंखों पर हीरो का निशान है, वही घाव का निशान जो प्रसिद्ध योद्धा हिस्टर जूलिया ने छोड़ा था। उसके पिता कहते हैं कि ऐसा निशान होना कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए उसे इस पर गर्व करना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। फिर भी नौकरानियां आपस में धीरे धीरे फुसफुसाती रहती हैं और सोचती हैं कि ये सब कितना दुखद है। वे उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसके लिए दुख महसूस करती है। कुनान ये सब सुन लेता है और मन ही मन सोचता है कि लोग किसी के न देख पाने पर इतनी दया क्यों करते हैं। उसी दिन बाद में उसका जादू सिखाने वाला शिक्षक आता है और एक नौकरानी उसे अध्ययन कक्ष तक ले जाती है। रास्ते में कुनान उससे पूछता है कि क्या उसके लिए जादू सीखना सच में जरूरी है। नौकरानी जवाब देती है कि अगर वह अपनी प्रतिभा को यूं ही छोड़ दे तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। वह जल क्रेस्ट के साथ पैदा हुआ है और जादू का उपयोग कर पाना एक बहुत बड़ी क्षमता है जिस पर उसे गर्व करना चाहिए। लेकिन कुनान को इसका कोई खास मतलब समझ नहीं आता। वो सोचता है कि चाहे वो कितना भी जादू सीख ले, वो फिर भी किसी के सहारे के बिना कहीं जा नहीं पाएगा। जब वे अध्ययन कक्ष में पहुंचते हैं तो उसका परिचय उसकी जादू शिक्षिका जेनी से कराया जाता है। जेनी कहती है कि उसके लिए कुनान को जादू सिखाना सम्मान की बात होगी। थोड़ी देर बाद उनका पहला पाठ शुरू होता है और कुनान स्वाभाविक रूप से बहुत प्रतिभाशाली साबित होता है। वो पहली ही कोशिश में पानी का एक गोला बना लेता है। क्योंकि वह देख नहीं सकता, उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसका जादू कैसा दिख रहा है। जेनी उसे समझाती है कि वह इस समय जल जादू का उपयोग करके आग के आकार जितना एक पानी का गोला बना रहा है। ये सुनते ही कुनान के मन में अचानक एक विचार आता है, अगर वह जादू में और अधिक निपुण हो जाए तो शायद वो नई आंखें भी बना सके, तब वह दोबारा देख पाएगा। उस पल से कुनान को एक नई उम्मीद मिल जाती है कि जादू के जरिए वह एक दिन रंगों और आकृतियों को उसी तरह देख सकेगा जैसे बाकी लोग देखते हैं। एक दिन दोपहर के भोजन के समय पहली बार कुनान को अपने सैंडविच में इस्तेमाल हुई चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। नौकरानी आकर उसे हर सामग्री के बारे में विस्तार से बताती है। अब उसे खाना बनाना कहीं ज्यादा संतोषजनक लगने लगता है क्योंकि कुनान सच में भोजन में रुचि लेने लगा है। खाने के बाद उसकी ट्यूटर फ्लोरा उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि आज वो कौन सी कहानी सुनना चाहता है। कुनान जवाब देता है कि वो प्रसिद्ध योद्धा हिस्टर जूलिया की कहानी सुनना चाहता है। ये सुनकर फ्लोरा थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि वह जानती है कि हिस्टर ही किसी हद तक कुनान की अंधेपन का कारण है। पास खड़ी नौकरानी उसे इशारा करती है कि सब ठीक रहेगा। फ्लोरा मान जाती है, लेकिन वो कुनान से कहती है कि अगर कहानी उसे परेशान करे तो वो तुरंत बता दे। कुनान वादा करता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि वो हर तरह की जानकारी सीखना चाहता है। फ्लोरा कहानी सुनाती है कि बहुत समय पहले दुनिया के नायकों और दानव राजा के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। देश के नायक हिस्टर ने अंततः दानव राजा को हराया, लेकिन इस युद्ध में उसने एक हाथ और एक पैर खो दिया। उस युद्ध के बाद से कभी कभी नायक के वंशज ऐसे पैदा होते हैं जिनमें कोई न कोई कमी होती है, जैसे कोई अंग न होना, आंखों की रोशनी न होना या शरीर का कोई और हिस्सा न होना। लोग ऐसे बच्चों को नायक का पुनर्जन्म या नायक का निशान कहते हैं। ये सब सुनकर भी कुनान मन ही मन सोचता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। उसे पता है कि ये उसकी अपनी जिंदगी है और उसके लिए सबसे जरूरी उसकी खुद की जादुई शक्ति है। वो किसी और की कहानी या हीरो की दंतकथाओं से अपनी पहचान तय नहीं करना चाहता। उसका भविष्य इस बात से बनेगा कि वह अपने जादू से क्या कर सकता है, न कि किसी पुराने मिथक से। उसने मन ही मन ठान लिया है कि वह जादू को पूरी तरह सीखकर एक दिन खुद के लिए नई आंखें बनाएगा। लेकिन इतनी कड़ी जादू की ट्रेनिंग उसके नाजुक शरीर पर बहुत भारी पड़ती है और वह थकावट के कारण बेहोश हो जाता है। एको जल्दी से उसके पास आती है और उसे अंदर ले जाकर आराम करवाती है। जब उसे होश आता है तो कुनान फिर से दृढ़ निश्चय करता है कि उसे अपनी जानकारी और सहन शक्ति दोनों को बढ़ाना होगा, क्योंकि जादू करते करते बेहोश हो जाना उसके जैसे लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। वो समझ जाता है कि लंबे समय तक जादू का उपयोग करने के लिए उसे अपने शरीर को भी मजबूत बनाना होगा। इको सुझाव देती है कि वह तलवारबाजी का अभ्यास शुरू करे ताकि उसकी मांसपेशियां और सहन शक्ति बढ़े और साथ ही अपने भोजन की मात्रा भी बढ़ाए ताकि उसका शरीर सही तरह से विकसित हो सके। लेकिन वह समझाती है कि ये सब धीरे धीरे चरणों में करना होगा, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। इस योजना के साथ कुनान देश के सबसे महान सेवानिवृत्त तलवारबाज मास्टर योरो के अधीन प्रशिक्षण शुरू करता है। ये प्रशिक्षण कठिन और थकाने वाला होता है, लेकिन कुनान धीरे धीरे लगातार प्रगति करता रहता है। कुछ समय बाद जादू की कक्षा का समय आता है। जेनी प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचती है और मास्टर योरो उन्हें जगह देने के लिए अलग हो जाते हैं। जेनी कुनान के पास आकर कहती है कि वह ये देखकर बहुत प्रभावित है कि उसने तलवारबाजी का अभ्यास भी शुरू कर दिया है।
कुनान इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज्यादा सहन शक्ति की जरूरत होगी। जेनी हमेशा से उसे एक उदास और शांत बच्चा मानती थी, लेकिन अब वो साफ देख सकती है कि उसमें कुछ बदल गया है। अब वो खाली और खोया हुआ नहीं लगता, बल्कि उसके भीतर एक मजबूत प्रेरणा जल रही है। फिर वे जादू का अभ्यास शुरू करते हैं। जेनी उससे पिछली बार वाला जादू दोहराने को कहती है। पहले वो केवल एक पानी का गोला बना पाता था, लेकिन अब वो आसानी से 6 या 7 पानी के गोले एक साथ बना देता है। जेनी ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसे कुछ नया सिखाया ही नहीं था। फिर भी उसने खुद ही इतनी जबरदस्त प्रगति कर ली थी। इसी बीच राजकुमारी मीरा, जो कुनान की मंगेतर है, उस दोपहर उससे मिलने आने वाली होती है। वो इस मुलाकात को लेकर थोड़ी हिचकिचा रही होती है, क्योंकि उसे हमेशा से कुनान बहुत उदास और दूर दूर सा लगता था। वो समझती है कि ये राजनीतिक विवाह उसका कर्तव्य है, लेकिन वह ये कल्पना करने में मुश्किल महसूस करती है कि वह पूरी जिंदगी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे बिताएगी। लेकिन जैसे ही वो हवेली पहुंचती है, उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ बदल गया है। कुनान में एक नई ऊर्जा दिखाई देती है और वो उससे खुलकर बातचीत करता है। वो उसे अपना जल जादू दिखाता है, जिसे देखकर मीरा सच में प्रभावित होती है। वे दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं और बहुत अच्छा समय गुजारते हैं। घर लौटते समय गाड़ी में बैठी मीरा शर्मा जाती है और उसके मन में बार बार कुनान का ख्याल आता है। वो अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। दूसरी ओर कुनान को भी एहसास होता है कि उसने अब तक मीरा को हल्के में लिया था। इसी वजह से वो फ्लोरा से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो उसे एक सच्चा सज्जन बनना सिखाए, ताकि वो सच में मीरा के योग्य बन सके। उसी रात जेनी कुनान की प्रगति के बारे में सोचती रहती है और इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाती कि वो एक साथ 7 पानी के गोले बना चुका है। ऐसा कारनामा वो खुद भी नहीं कर सकती। कुनान ने साफ तौर पर शुरुआती जल जादू में महारत हासिल कर ली है और अब उसे सिखाने के लिए उसके पास बहुत कम चीजें बची है। लेकिन चूंकि उसे अपनी तनख्वाह भी कमानी है, इसलिए वो अपनी पढ़ाने की शैली बदलने का फैसला करती है। अगले दिन अभ्यास के दौरान वो सुझाव देती है कि जल जादू को अलग अलग चरणों में बांटा जाए, जैसे पानी उत्पन्न करना, उसे हवा में तैराना और फिर गोले का आकार बनाए रखना। समझाने के लिए वो 2 पानी के गोले बनाती है, एक गर्म और एक ठंडा, और बताती है कि जादू की अवस्था को नियंत्रित करना ही एक शुरुआती जादूगर और एक सच्चे पेशेवर के बीच का फर्क होता है। कुनान इस तकनीक को गंभीरता से आजमाने का फैसला करता है। वो अपने जादू से एक कप में पानी भरता है और फिर वह कप एको को पकड़ाकर उसे चखने के लिए कहता है। एक घूंट लेने के बाद एको कुछ पल रुकती है और फिर कहती है कि ये पानी अजीब तरह से सेब जैसा स्वाद दे रहा है। जेनी अपने चेहरे पर कुछ जाहिर न होने देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिढ़ और निराश हो जाती है, क्योंकि कुनान ने फिर से वो कौशल लगभग तुरंत सीख लिया था जिसे उसने अभी अभी सिखाया था। उस रात कुनान पूरी रात जागता रहता है और लगातार अभ्यास करता है ताकि जेनी द्वारा सिखाई गई तकनीक को पूरी तरह से अपना सके। वो अपने मन में सेब की कल्पना करता है। वो उनके आकार और खुशबू को तो साफ साफ महसूस कर पाता है, लेकिन उनके रंगों की सही कल्पना नहीं कर पाता। ये उसके लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि रंगों को समझे बिना वो कभी भी अपनी इच्छित आंखें नहीं बना पाएगा। फिर भी कुनान हार मानने से इनकार कर देता है और कसम खाता है कि चाहे जितना समय लगे वो तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक सफल न हो जाए। अगली सुबह नाश्ते के दौरान कुनान फिर से अपना जादू आजमाता है और पानी का एक गोला बनाता है। जैसे ही वो उस तैरते हुए पानी के गोले को मेज पर रखे सेबों के ऊपर धीरे धीरे घुमाता है, वो अचानक हैरानी से खड़ा हो जाता है। एको तुरंत पूछती है कि क्या हुआ, और कुनान उत्साह से बताता है कि अब वो अपने जादू के जरिए रंग देख पा रहा है। शुरू में एको को उस पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि शायद वह कल्पना कर रहा है, लेकिन कुनान पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि कटोरे में 2 हरे सेब और 3 लाल सेब है। जब एको जांच करती है और देखती है कि वह बिल्कुल सही है, तो वो खुशी से भर जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। एको तुरंत ये अद्भुत खबर कुनान के पिता को बताती है कि अब कुनान जादू के जरिए रंग देख सकता है। वह ये भी जोड़ती है कि कोई वस्तु जितनी पास होती है और उसका आकार जितना साफ होता है, कुनान उसे छूकर ही उसका रंग उतनी सटीकता से पहचान सकता है। एको ये भी बताती है कि इस नई क्षमता की वजह से कुनान अब किताबें भी पढ़ सकता है, क्योंकि वो पन्नों पर स्याही को महसूस करके रंग पहचान सकता है। हालांकि उसने अभी अक्षरों को ठीक से पढ़ना नहीं सीखा है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वह भविष्य में ये भी सीख जाएगा। ये सब सुनकर कुनान के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें अपने बेटे पर गहरा गर्व महसूस होता है कि वो इतनी सच्ची और ठोस प्रगति कर रहा है। अगले दिन कुनान जेनी के आने से पहले उसे चौंकाने के लिए अपने जादू से एक विशाल लाल पानी का गोला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह ध्यान केंद्रित कर रहा होता है, तभी उसका पूरा परिवार अचानक वहां आ जाता है, जिससे वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और लाल पानी का गोला फट जाता है, जिससे पानी चारों ओर फैल जाता है और वो खुद और एको पूरी तरह भीग जाते हैं। कुनान इस हालत में ऐसा दिखने लगता है जैसे वो खून में लथपथ हो गया हो। यह देखकर उसकी माँ डर के मारे घबरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। कुनान को समझ ही नहीं आता कि उसकी माँ अचानक क्यों बेहोश हो गई। तब एको उसे समझाती है कि खून का रंग लाल होता है,
इसलिए उसकी माँ घबरा गई थी। कुनान के पिता तुरंत उसे डांटते हैं कि उसने अपनी माँ को डरा दिया और सजा के तौर पर उसकी 2 महीने की जेब खर्च बंद कर देते हैं। वहीं एको के लिए वो घोषणा करते हैं कि उसकी 3 महीने की तनख्वाह काटी जाएगी। चूंकि एको पूरी तरह पैसों से प्रेरित रहती है, इसलिए ये सुनते ही वह भी बेहोश हो जाती है। इस पूरी घटना को जेनी पास की एक झाड़ी के पीछे से देख रही होती है। सब कुछ देखकर उसे एहसास होता है कि कुनान उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। उसकी तेजी से होती प्रगति को देखकर जेनी को अब विश्वास होने लगता है कि एक दिन वह दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त कर सकता है, सेरुलियन सोर्सरर की उपाधि। कुछ दिनों बाद कुनान के पिता उसके बड़े भाई से कहते हैं कि वे कुनान को स्कूल भेजना चाहते हैं। ये सुनकर इक्सियो हैरान हो जाता है और कहता है कि उसके भाई ने तो कभी बाहरी दुनिया देखी ही नहीं है। गुरियन सहमत होते हुए कहते हैं कि वे चाहते हैं कि इक्सियो ये सुनिश्चित करे कि उसका छोटा भाई असली दुनिया में ठीक से ढल सके। ये सुनकर इक्सियो को अपने बचपन का एक दिन याद आता है जब वो कुनान को बाहर खेलने ले जा रहा था। उस समय कुनान बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसके भाई ने उसका हाथ पकड़कर चलने का वादा किया था। लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर ले जाने के लिए मुड़ा, वो सीढ़ियों पर फिसल गया और गिर पड़ा। याद खत्म होते ही इक्सियो अपने डर को दिल में ही छुपा लेता है और अपने पिता से कहता है कि वह अपने भाई के लिए पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन एको उत्सुकता से देखती है कि कुनान पानी से भरे एक बर्तन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। वो बताता है कि उसने इस बर्तन को जादू से बेहतर बनाया है ताकि इसे एक मजेदार भविष्य बताने वाले उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा सके। एको तुरंत उससे कहती है कि वह इस बर्तन से उसके लंबे समय से खोए हुए भविष्य के पति के बारे में बताए। कुनान मुस्कुराकर कहता है कि वह अभी भी अपनी पूरी जवानी में है। फिर एको पूछती है कि क्या वो उसके भविष्य के पति को ढूंढ सकता है। कुनान उसे भरोसा दिलाता है कि उसके जैसी खूबसूरत महिला के लिए चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। दोनों को यूं मजाक करते देख फ्लोरा सोचती है कि क्या उसे कुनान को मजाक करना सिखाना सच में सही फैसला था। बाद में वो उसके साथ पढ़ने बैठती है और देखती है कि वो कितनी आसानी से हंसी मजाक कर रहा है। उसे डर होता है कि कहीं वो मजाकिया रास्ते पर चलते चलते कोई खोखला प्लेबॉय न बन जाए। फिर भी उसे खुशी होती है कि कुनान अब पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराने लगा है। पढ़ाई के बाद एको कुनान को उसके पिता से मिलने के लिए घर के बाहर ले जाती है। ठंड लगने पर एको उससे कुछ गर्म पानी के गोले बनाने को कहती है। पानी के गोले बनाने के बाद कुनान को चिंता होती है कि उसके पिता इतनी देर रात उसे क्यों बुला रहे हैं। एको कहती है कि वह ठीक ही रहेगा क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसके पिता नाराज हो, सिवाय उस खून वाले हादसे के। कुनान उसे याद दिलाता है कि असल में उसे ऐसा करने के लिए एको ने ही उकसाया था, लेकिन फिर भी उसे वो अनुभव अच्छा लगा था। कुछ देर बाद वे मुख्य भवन पहुंचते हैं जहां मुख्य बटलर बैलन उनका स्वागत करता है। फिर कुनान का भाई आता है और उसे तथा एको को उनके पिता के कमरे की ओर ले जाता है। चलते हुए वह पूछता है कि क्या कुनान को चलने में उसकी मदद चाहिए। कुनान सिर हिलाकर मना करता है और कहता है कि अब वो अपने आसपास का माहौल काफी अच्छे से महसूस कर सकता है। उसका भाई सिर हिलाता है, लेकिन पिछली बार की घटना के कारण अब भी थोड़ा असहज महसूस करता है। जल्द ही वे उस कमरे में पहुंचते हैं जहां कुनान के माता पिता उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कुनान और उसका भाई अंदर जाते हैं जबकि एको और बैलन बाहर ही रुक जाते हैं। फिर गुरान कुनान से पूछते हैं कि क्या वह असली स्कूल जाना चाहता है। कुनान मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं चाहता कि लोग हर समय उसकी देखभाल करने की वजह से परेशान हों। वह बताता है कि वह घर पर ही अपने लिए महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दे रहा है और पूछता है कि क्या स्कूल न जाना कोई समस्या है। उसके पिता समझाते हैं कि हालांकि हर रईस बच्चे को स्कूल जाना जरूरी होता है, लेकिन कुनान की अक्षमता के कारण उन्होंने सम्राट से विशेष अनुमति लेकर उसे घर पर ही रखा है। ये सुनकर कुनान को गुस्सा आता है और उसे इसमें पक्षपात की गंध आती है, लेकिन गुरियन उसे मौजूदा मुद्दे पर ध्यान देने को कहते हैं और उससे फिर से स्कूल जाने पर विचार करने को कहते हैं। कुनान इस सवाल से बचते हुए अपने पिता से अपनी जेब खर्च वापस करने की मांग करता है। इससे गुरियन नाराज हो जाते हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी उसकी माँ उन्हें उनके असली उद्देश्य की याद दिलाती है, जिससे गुरियन शांत हो जाते हैं। वह फिर कुनान को समझाते हैं कि उसे मीरा के लिए स्कूल जाना होगा। वे उसे याद दिलाते हैं कि जो रईस अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते उन्हें समाज तिरस्कृत करता है। अगर मीरा एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी तो लोग उसे परेशान करेंगे। ये सुनकर कुनान दोबारा सोचता है और स्कूल जाने के लिए मान जाता है। गुरियन उसे दिलासा देते हैं कि उसे हर साल होने वाली एडवांसमेंट परीक्षाओं में ही भाग लेना होगा। वह बताते हैं कि कुनान को सिर्फ 5 बार स्कूल जाकर परीक्षा देनी होगी और उसे स्नातक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये सुनकर कुनान को राहत मिलती है। इक्सियो भी उसे याद दिलाता है कि वह और मीरा दोनों उसके सीनियर हैं, इसलिए वे स्कूल में उसकी मदद करेंगे। कुनान की माँ खुशी खुशी उठ खड़ी होती है ताकि अपने बेटे के लिए सही यूनिफॉर्म का इंतजाम कर सके। वह एको को बुलाती है और उसके साथ बाहर जाकर कुनान की माप लेने लगती है, जबकि इक्सियो भी उनके पीछे चलता है। गुरियन उसे रोकते हैं और चेतावनी देते हैं कि स्कूल में दूसरे रईस कुनान और मीरा को परेशान कर सकते हैं। इक्सियो ये समझता है और वादा करता है कि वो अपने भाई की पूरी तरह देखभाल करेगा। अगले दिन
कुनान मीरा को बताता है कि वह स्कूल जा रहा है। मीरा मुस्कुराती है और खुश होती है कि अब वो अपने मंगेतर के साथ ज्यादा समय बिता सकेगी। कुनान मानता है कि वह नए माहौल से थोड़ा डर रहा है, तो मीरा वादा करती है कि वो उसकी अच्छी तरह देखभाल करेगी। कुनान उसका धन्यवाद करता है, लेकिन सोचता है कि उसके जलन करने वाले प्रशंसकों की वजह से वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। मीरा थोड़ा झिझकती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तब कुनान सोचता है कि क्या वह स्कूल में लोकप्रिय नहीं है। मीरा तुरंत सिर हिलाकर गर्व से कहती है कि 5 लड़कों ने उसमें रुचि दिखाई है। ये सुनकर कुनान आ भरता है और समझ जाता है कि उसे कुछ जलनखोर किशोरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वह गाड़ी में बैठने के लिए बाहर निकलता है, एको उसकी तारीफ करते हुए उस पर लट्टू हो जाती है। कुनान भी मजाक में अपनी खूबसूरती की तारीफ करता है और फिर गाड़ी में बैठ जाता है। रवाना होने से पहले वो अपने जल जादू से गाड़ी के पहियों पर एक मुलायम जेल जैसी परत चढ़ा देता है। अंत में कुनान अपने परिवार को अलविदा कहता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। गाड़ी चलते समय इक्सियो महसूस करता है कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी पहिए बिल्कुल आसानी से चल रहे हैं। कुनान बताता है कि उसने ये जादू आरामदायक सफर के लिए बनाया है, ताकि रास्ते के झटकों से उनकी पीठ न दुखे। अपनी क्षमता पर गर्व महसूस करते हुए वह सोचता है कि शायद भविष्य में वह एक मैजिक सर्विसमैन के रूप में नौकरी भी कर सकता है। फिर इक्सियो उससे पूछता है कि क्या वह स्कूल को लेकर घबराया हुआ है। कुनान सिर हिलाकर मना करता है और कहता है कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। वह इक्सियो को अब तक उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और अपनी हालत के कारण उसे बोझ देने के लिए माफी भी मांगता है। कुनान इक्सियो से ये भी कहता है कि वह उस हादसे के बारे में चिंता करना छोड़ दे जब उसकी निगरानी में वो घायल हुआ था। ये सुनकर इक्सियो चौंक जाता है। कुनान उसे बताता है कि अब उसने तय कर लिया है कि चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों न आए, वो आगे बढ़ता रहेगा। इक्सियो मुस्कुराता है। ये देखकर खुश होता है कि उसका भाई अपने पुराने उदास स्वभाव से कितना बदल चुका है। अचानक कुनान और भी आगे की बात करने लगता है। वो कहता है कि वो तो पूरी दुनिया से भी ज्यादा जिएगा ताकि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। अंत में इक्सियो सोचता है कि क्या उसके भाई के स्वभाव में आए इस अचानक बदलाव के पीछे कहीं नौकरानी का हाथ तो नहीं है। जैसे जैसे वे स्कूल के पास पहुंचते हैं, इक्सियो हैरान हो जाता है क्योंकि कुनान आसपास मौजूद सभी लोगों को महसूस कर पा रहा होता है। जल्द ही वे स्कूल की इमारत के बाहर पहुंचते हैं और कुनान गाड़ी से उतरता है। मीरा अपने मंगेतर का स्वागत करने के लिए दौड़ कर आती है और कुनान उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए लगातार बातें करने लगता है। मीरा मुस्कुराकर उसी अंदाज में जवाब देती है जिससे इक्सियो पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर मीरा कुनान को अंदर ले जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन कुनान वहीं खड़ा रह जाता है। मीरा को हैरानी होती है जबकि कुनान इमारत के अंदर से आ रही तमाम आवाजों पर ध्यान देता है। इतने सारे लोगों का सामना करने का दबाव उसे महसूस होता है, लेकिन इस बार उसे पूरा भरोसा होता है कि वह इसे संभाल लेगा। मानसिक रूप से तैयार होने के बाद कुनान अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ाता है और उससे कहता है कि वो उसे एक नाजुक लड़की की तरह सहारा देकर अंदर ले जाए। मीरा मुस्कुराती है और उसकी बात मान लेती है। इसी बीच स्कूल के दूसरे हिस्से में कुनान की विशेष शिक्षिका क्या सोच रही होती है कि उसका नया छात्र अभी तक क्यों नहीं आया। ये जानते हुए कि कुनान एक मार्क्विस का बेटा है, वो खुद से सवाल करने लगती है कि क्या उसके जैसी अनुभवहीन शिक्षिका सच में उसे पढ़ाने के योग्य है। तभी वो पास की कुछ लड़कियों को एक नए हैंडसम छात्र की तारीफ करते हुए सुनती है और हैरानी से देखती रह जाती है। तभी कुनान अपनी मंगेतर के साथ वहाँ से गुजरता है। कैस जल्दी से खुद को संभालती है, आगे बढ़ती है और अपना परिचय उसकी नई शिक्षिका के रूप में देती है। कुनान उसी अंदाज में उसका अभिवादन करता है जैसे कोई लड़की करती हो और बताता है कि वो एक नाजुक युवती की भूमिका निभा रहा है। ये सुनकर कैस पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। तभी स्कूल की घंटी बजती है और उस अजीब पल को तोड़ देती है। इसके बाद मीरा और इक्सियो कुनान को उसकी शिक्षिका के पास छोड़कर अपनी कक्षाओं की ओर चले जाते हैं। दोनों के जाते ही कैस सोचती है कि इस अजीब छात्र के साथ उसे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुछ छात्र खिड़की से कुनान को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि कुनान नायक के निशान से धन्य है। ये सुनकर राजकुमार को गुस्सा आ जाता है। उसके गुस्से को देखकर राजकुमार लाई के चमचे तुरंत अपनी तारीफों को नकली अपमान में बदल देते हैं। फिर राजकुमार मुड़कर अपने समूह से कहता है कि वे उसके पीछे चले। इधर कैस एक निजी कमरे में कुनान की एडवांसमेंट परीक्षा लेने की तैयारी करती है। वो कुनान से पूछती है कि क्या उसे परीक्षा की प्रक्रिया पता है, तो वो सिर हिलाकर हाँ कह देता है। कैस बताती है कि आमतौर पर परीक्षाएं लंबे अंतराल में होती है, लेकिन कुनान को कम समय में अपनी परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा। कुनान को ये सुनकर भ्रम होता है, तो वह बताती है कि उसके पिता ने राजा से बात करके उसके लिए विशेष अनुमति ली है। कुनान कहता है कि उसके पिता वास्तव में राजा के काफी करीबी मित्र हैं। फिर भी उसे ये सोचकर अपराध बोध होता है कि उसके लिए उसके पिता को पक्षपात का सहारा लेना पड़ा। कुनान कैस से माफी मांगता है कि उसके कारण स्कूल पर दबाव पड़ा, लेकिन कैस इसे अनदेखा करने का नाटक करती है। पर कुनान यही नहीं रुकता और रईस समाज में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत करने लगता है। कैस चुपचाप उसके सामने परीक्षा की उत्तर पुस्तिका रख देती है।
ताकि उसका ध्यान कहीं और जाए, लेकिन कुनान उसे नजरअंदाज करके अपने भ्रष्ट पिता को कोसता रहता है। आखिरकार कैस उससे विनती करती है कि वह उसे ऊंचे समाज की राजनीति में न घसीटे। थोड़ी देर बाद कैस कुनान की उत्तर पुस्तिका लेकर अकेले बैठकर जांच करने लगती है। चूंकि कुनान लगातार रईस परिवारों के बारे में बकवास कर रहा था, इसलिए कैस को लगता है कि उसके उत्तर बेहद खराब होंगे। लेकिन जैसे ही वह जांच शुरू करती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सारे उत्तर सही होते हैं। उधर कुनान मीरा के साथ दोपहर का खाना खाने के लिए कैफेटेरिया जाता है। अचानक राजकुमार लायर अपने समूह के साथ उन्हें रोक लेता है। लायर अपनी बहन को आवाज देता है, जिससे मीरा घबराकर अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। कुनान सोचता है कि उसे किसने रोका है और आगे बढ़कर लायल का सामना करता है। पीछे से इक्सियो भी आ जाता है। ये देखकर हैरान होता है कि कोई शाही परिवार का सदस्य उसके भाई को परेशान कर रहा है। लायल कुनान का अपमान करता है कि वह उसकी बहन से सगाई कर चुका है, जबकि वह अपंग है। मीरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपने बड़े भाई के सामने कुछ कह नहीं पाती। कुनान उसकी बेचैनी महसूस करता है और लायल को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि वह कुछ करे, इक्सियो बीच में आकर हालात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन लायल गुस्से में आकर उसे रास्ते से हटने का आदेश देता है। इक्सियो खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। तभी कुनान चुपचाप अपने जल जादू से आसपास की नमी इकट्ठा करता है और सारा पानी लायल की पैंट पर गिरा देता है, जिससे ऐसा लगता है मानो उसने पेशाब कर दिया हो। फिर कुनान मासूमियत से सबका ध्यान दिलाता है कि राजकुमार की पैंट गीली है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लायल शर्मिंदा होकर कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर वो खुद को साफ करने के लिए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इक्सियो तुरंत समझ जाता है कि कुनान ने राजकुमार के साथ शरारत की है। वो अपने भाई से पूछता है कि क्या ये सब उसी ने किया, लेकिन कुनान अनजान बनने का नाटक करता है। फिर इक्सियो कुनान और मीरा के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। खाना आने के बाद कुनान मीरा से पूछता है कि लायल कौन था। मीरा बताती है कि वो उसका बड़ा भाई है, तो कुनान को दुख होता है कि वो उसके साथ इतना कठोर व्यवहार करता है। कुनान इक्सियो को हमेशा एक अच्छे भाई की तरह उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद देता है। इधर इक्सियो अंदर ही अंदर डरा हुआ होता है, क्योंकि कुनान ने सबके सामने एक शाही राजकुमार को अपमानित कर दिया था। मीरा उसे चिंता न करने को कहती है, लेकिन इक्सियो जानता है कि ये बात जल्दी ही मुसीबत बनकर लौटेगी। दूसरी ओर लायल गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है, उस शर्मिंदगी को याद करके जो उसे अभी अभी झेलनी पड़ी थी। तो पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।